चलो देखो, बहुत ही तगड़ा टॉपिक है। मतलब डिफिकल्ट तो मैं तो बोलता नहीं, ऐसे तो इजी टॉपिक है। हाँ लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा आ जाता है इसका। मतलब इसका मैंने पढ़े ही क्वेश्चंस कई केस स्टडीज के, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब मुश्किल जहाँ ये समझना मुश्किल है कि वो थ्रेट फ्रॉम, मतलब एक ही क्वेश्चन में ना अलग अलग थ्रेट हो रहे होंगे, पहचानो कि कौन कौन सा लग रहा है। समझ रहे हो, आपको एक केस स्टडी दे देगा और आपको बोलेगा कि यार इसमें ना उन पांचों में से कौन कौन से थ्रेट लग रहे हैं। तो मतलब अच्छा क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। समझ रहे हो मेरी बात, पहचानने वाला भी। चल, तो अपन पढ़ रहे थे माइकल पोर्टर फाइव फोर्सेस कॉम्पिटिटिव मॉडल। कितने फोर्सेस होते हैं? पांच। और पांच में पहला क्या होता है? थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट्स, पढ़ चुके हैं, कल पढ़ा था। मेनली थ्रेट क्या है? नई एंट्रेंट्स आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? अरे सर प्रॉफिट कम हो जाएगा। नई एंट्रेंट्स आ जाए तो सर सप्लाई बढ़ जाती है, सप्लाई बढ़ने से प्राइस कम हो जाती है, प्रॉफिट गिर जाता है, तो इंडस्ट्री का प्रॉफिट तो गिर जाएगा ना। तो उनको रोकने के लिए क्या क्रिएट करेंगे? बैरियर्स। बैरियर्स कौन कौन से प्रकार के, जो कल अपन ने पढ़े थे, ऐसे याद होना चाहिए। फिर अपन ने पढ़ा था बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर। कस्टमर की बार्गेनिंग पावर कैसे इंपैक्ट करती है, कंपटीशन कैसे होगा उससे। सर अगर बार्गेनिंग पावर उनकी बहुत ज्यादा है तो वो अपने को प्रेशराइज करेंगे, काय के लिए? प्राइस को कम करवाएंगे, या फिर दे विल फोर्स प्रेशर अस टू ऐड मोर फीचर्स। तो उसके उसकी वजह से फिर हमको भी क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू पुट मोर इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। हमारी हमें भी इन्वेस्ट ज्यादा करना पड़ेगा ना, तो हमारी इन्वेस्टमेंट में प्रभाव पड़ेगा उसकी वजह से। सही है कि नहीं है? तो ये पढ़ चुके हैं अपन, पहली लाइन ही है। ठीक है। फिर कब ज्यादा होती है बार्गेनिंग पावर उनकी? यहाँ पे, मतलब किन कारणों से उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होती है, कब ज्यादा होती है? तो जब वो बिग बायर्स होते हैं, जब जब उनको सब पता हो कि कहां से आ रहा है प्रोडक्ट, क्या है क्या नहीं है, तब भी उनको नॉलेज, जब कस्टमर्स को फुल नॉलेज हो। और लास्ट पॉइंट, व्हेन द गुड इज नॉट दैट क्रिटिकल फॉर द नीड्स ऑफ कस्टमर। अरे कस्टमर के लिए वो प्रोडक्ट इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बोले अरे खूब मिलते मार्केट में, समझ रहे हो, तब बायर्स की बार्गेनिंग पावर क्या होगी? ज्यादा। ये तो पढ़ लिया था। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला पढ़ेंगे, नेचर ऑफ राइवलरी इन द इंडस्ट्री। राइवलरी का मतलब है जो करंट करंट फर्म्स है उनके बीच में कितना कंपटीशन है। लिख लो, यहां नई न्यू एंट्रेंट्स की बात नहीं चल रही, करंट फर्म्स की बात चल रही है, लिख लो। मतलब राइवलरी अमंग द करंट प्लेयर्स, यहां पे लिख लो, राइवलरी अमंग द करंट प्लेयर्स या एग्जिस्टिंग करंट फर्म्स। और एग्जिस्टिंग वाली को एक और शब्द से यहां पे बोला गया है, इनकम्बेंट। इनकम्बेंट नया वर्ड है इधर, इनकम्बेंट। इनकम्बेंट फर्म्स क्या होती है? अरे वही जो पहले से उसमें है, एग्जिस्टिंग फर्म्स को बोलते हैं इनकम्बेंट फर्म्स। देखो, आम आदमी पार्टी सुना है सबने? तो ये तो नई नई आई थी अभी कुछ 4 5 6 7 10 साल, 6 7 साल पहले। सही है। इनकम्बेंट इनकम्बेंट पार्टीज कौन सी थी? इनकम्बेंट मतलब जो पहले से थी। पहले से कौन सी थी? बीजेपी, कांग्रेस, ये सब पहले की है। टीएमसी, आरजेडी, ये पूरी पुरानी है। नई वाली है वो है आप। समझे कहने का मतलब? तो इनकम्बेंट मतलब पुरानी वाली, समझिए। चलो, अब जैसे और तू नहीं तो एग्जाम्पल समझ गए, जैसे अनिल शर्मा क्लासेस, मित्तल, वीएसआई कह लो, है ना, हमारा वाला इंस्टीट्यूट हो गया, ऐसे करके। ये तो 20 20 साल से। नई फर्म्स कौन सी है? ये तो इनकम्बेंट हो गई, इनकम्बेंट फर्म्स कहेंगे इनको, जो पहले से है, एग्जिस्टिंग फर्म्स। और नई फर्म्स कौन सी है? पीडब्ल्यू हो गया, है ना, और भी कई नए आ जाते हैं, एलन वेलन भी आ जाते हैं। तो ये नई फर्म्स है इसमें, कॉमर्स में, समझ गए मेरी बात? सो पुरानी फर्म्स की यहाँ राइवलरी किसके बारे में बात चल रही है? पुरानी वाली फर्म्स के बीच की राइवलरी की बात चल रही है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा, उधर से उधर से उधर से। द नेचर ऑफ राइवलरी इन द इंडस्ट्री, ढंग से सुनो। तो सर ये राइवलरी से कंपटीशन पे कैसे प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। मतलब कॉम्पिटेटिव प्रेशर का कैसे पता लगता है? देखो, जिस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा राइवलरी है वो उसे क्या बनाती है? अनअट्रैक्टिव। वो कोई अच्छी इंडस्ट्री हुई क्या?
उसमें जाओगे क्या? अरे हाँ या ना? समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल मान लो अब कोई तुम्हारे क्लास में लड़की है, अब भाई उस लड़की के पीछे भाई साहब 10 जने भाग रहे हैं, समझ लो बहुत ज्यादा राइवलरी चल रही है, तो समझदारी उसमें है क्या? नहीं ना। तो इट दैट मेक्स इट मोस्टली अनअट्रैक्टिव। सही है? बोले यार उसकी इतना सारा थोड़ी होता है कंपटीशन। तो ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी होना भी क्या है? इट मेक्स दैट इंडस्ट्री लेस अट्रैक्टिव। फॉर एग्जाम्पल इन एनी इंडस्ट्री इफ द इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी इज वेरी हाई, तो यार वो इंडस्ट्री क्या हो जाएगी? अनअट्रैक्टिव। बोले यार मजा नहीं है उसमें, इतनी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए ना। समझिए मेरी बात? तो टेलीकॉम के अंदर इसलिए भी नई फर्म्स नहीं आ रही, क्यों? बिकॉज बोले बहुत ज्यादा राइवलरी का चक्कर है उस। समझ रहे हो? तो ज्यादा भी होना क्या बनाती है कोई इंडस्ट्री को? अनअट्रैक्टिव बनाती है। तो पहली लाइन में लिखा है द इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी, अंडरलाइन कर लो। द इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी इन एन इंडस्ट्री इज द डिटर्मिनेंट ऑफ इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। समझ रहे हो? उसकी इंटेंसिटी कितनी है राइवलरी की, वो डिटरमाइन करती है कि वो इंडस्ट्री अट्रैक्टिव होगी या नहीं होगी, वहां प्रॉफिटेबिलिटी होगी या नहीं होगी। ठीक है? मतलब प्रॉफिटेबिलिटी और अट्रैक्टिवनेस किस पे डिपेंड करती है? राइवलरी पे। राइवलरी भी एक पॉइंट है, फिर बाकी चार भी है और ये भी है। और सुनना, द कॉम्पिटिटर्स इन्फ्लुएंस द स्ट्रेटेजिक डिसीजंस एट डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजिक लेवल्स। अगर बहुत ज्यादा राइवलरी होगी, मतलब अगर बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, तो सर इफेक्ट भी ज्यादा ही आएगा ना। आपके बार बार बिजनेस डिसीजंस चेंज होंगे, क्योंकि अपन ने पढ़ा है ना, वो डिमांड में भी तो पढ़ा है, सब्सटीट्यूट गुड्स। वो कुछ करेंगे फिर हम कुछ करेंगे, तो बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा तो सर ये चलता ही रहेगा। समझ रहे हो? तो यू नीड टू मेक चेंजेस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस चेंज होंगे, कंपटीशन ज्यादा होगा तो फिर वो भी चेंज होंगे बार बार। एक और बात, द इंपैक्ट इज मोर एविडेंट एट द फंक्शनल लेवल। हाँ, अब ये बात को समझिएगा। ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल्स होते हैं? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। अब मेरी बात को समझो। मान लो मेरी कंपनी है एयरटेल, अब उधर जियो ने मान लो अपना कुछ नया एडवर्टीजमेंट चेंज किया, नया प्रमोशनल कैंपेन चालू कुछ चेंज किया है, तो मैं भी तो करूंगा। तो जो दोनों के फंक्शनल लेवल इफेक्टिव होंगे, ज्यादा प्रभाव किस पे आ रहा है? किसको काम पे लगना पड़ेगा? फंक्शनल लेवल पे। फंक्शनल लेवल समझते हो ना? अरे वो वाले मैनेजर्स होते हैं ना जो फंक्शंस को देखते हैं, जो मार्केटिंग मैनेजर का काम बढ़ गया ना बेचारे का। समझ गया कहने का मतलब? तो क्या होता है, जब भी कॉम्पिटिटर कुछ करेगा तो उसका प्रभाव, राइवलरी का प्रभाव ज्यादा, वैसे तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे सभी लेवल पे पड़ता है, लेकिन ज्यादा किसको मेहनत करनी पड़ेगी? फंक्शनल पे इफेक्ट ज्यादा आता है। समझ गए? मान लो उसकी सेल्स बढ़ रही है, तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स की सेल्स बढ़ रही है, तो तुम्हें भी, अब तुम्हारे भी किसको एफर्ट डालने पड़ेंगे? सेल्स मैनेजर को। सेल्स मैनेजर कौन सा मैनेजर होता है? फंक्शनल। गॉट माय पॉइंट? मान रहे हो उसकी कॉस्ट, मान लो उनकी कॉस्ट कम आ रही है, अब तुम्हें भी पता लगा, तो अब तुम्हारा भी कौन सा मैनेजर इफेक्ट हो जाएंगे? प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, परचेज मैनेजर हो गया, फाइनेंस मैनेजर हो गया। समझे बात? अरे है ना? तो ये चक्कर होता है। तो ये लाइन याद हुई कि जो कॉम्पिटिटर का इफेक्ट है, द इंपैक्ट ऑफ कॉम्पिटिशन इज मोर एविडेंट ऑन कौन सा वाला लेवल पे? ज्यादा फंक्शनल पे। वैसे प्रभाव सभी पे है, लेकिन किस पे ज्यादा है? उनको तो, उनकी तो रात काली हो जाएगी बेचारों की। समझ रहे हो? होता है ऐसा। रात को मान लो भाई साहब जियो का नया एडवर्टीजमेंट आ गया, लॉन्च कर दिया 12 बजे, अब भाई साहब बाकी तो सो जाएंगे, चलो दो एक दुका के, बोला हाँ बदल दिया, क्या करें, ऑर्डर दे दिया, किसको रात भर काली करनी पड़ेगी? काम चालू हो जाएगा उसका, इसका फंक्शनल लेवल का। बोलो बैठो और तुम भी बनाओ। समझ में आया? ऐसे है ना? समझ गया कहने का मतलब? ये है। चलो, the impact is more evident at the functional level, like in the prices being charged, more aggressive advertising and building pressure on cost and product and so on. उन्होंने मान लो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तुम्हारे भाई साहब तुमने दे डाले ऑर्डर, तुम ऊपर कॉर्पोरेट लेवल पे हो, तुमने ऑर्डर दे डाले, बोला नया प्रोडक्ट बनाओ फटाफट। अब लग गया ना वो लोग काम पे, किस पे प्रभाव आया? फंक्शनल लेवल। समझिए ऐसा। एक और बात, द इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी कैन इन्फ्लुएंस द कॉस्ट ऑफ द सप्लायर्स, distribution and of attracting the customers and thus directly affecting the profitability। क्या कह रहा है ये? राइवलरी की इंटेंसिटी इन्फ्लुएंस करती है किसको? कॉस्ट ऑफ सप्लायर्स को। एक बात बताओ,
अगर राइवलरी बहुत तगड़ी है, बहुत ही खतरनाक, तो क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ वो किस पे इफेक्ट डालेगी, सप्लायर की कॉस्ट पे। कैसे डालेगी, सोचो, क्योंकि राइवलरी है ज्यादा, तो सप्लायर को भी ये बात पता लग जाएगी और वो भी फिर क्या करेगा, उसका बेनिफिट उठाएगा। बोलो, वो बोलेगा, बोलो भाई साहब देख लो, दूसरे को दे दूंगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, ये मैं दूसरे पे स्विच कर जाऊंगा, ज्यादा प्रेशर, तो वो नखरे करेगा ना फिर, समझ गए, क्योंकि राइवलरी ज्यादा है। राइवलरी ज्यादा होने से मतलब ये समझो कि राइवलरी की इंटेंसिटी अगर ज्यादा है तो ये कॉस्ट ऑफ सप्लायर्स पे इफेक्ट करेगा, समझ रहे हो। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के भी हाई नखरे होंगे, क्योंकि उनको पता है इनमें राइवलरी क्या चल रही है ज्यादा। वो होता है ना, दो बिल्ली की लड़ाई में कौन नहीं, दो चूहों की लड़ाई में कौन फायदा उठा लेता है, चूहा, ऐसा होता है। अच्छा, ऐसा होता है, दो बिल्ली की लड़ाई में बंदर क्यों उठा लेता है फायदा, बंदर तो वेजिटेरियन होता है क्या गलत है। अच्छा, तो बिल्ली तो रोटी खाती नहीं, दूध पीती है। सारी कहावतें ऊपर नीचे हो रखी है। हाँ, तो जो भी है, दो बिल्ली की लड़ाई में बंदरबाजी मान लेता है ना, तो बंदर यहाँ कौन हुआ भाई, वो लड़ रहे हैं, ये मजे ले लेते हैं बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी। सो कॉस्ट ऑफ सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, है ना, कॉस्ट ऑफ अट्रैक्टिंग द कस्टमर्स, दे ऑल, मतलब इन पे ज्यादा इफेक्ट, इन पे इफेक्ट आ जाता है। इससे फिर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट आ जाता है। कैसे, अगर इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी ज्यादा है तो ये सब अपनी अपने ज्यादा तुमसे पैसे लेंगे, तुमसे ज्यादा पैसे लेंगे तो तुम्हारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा, इफेक्ट पड़ रहा है ना प्रॉफिटेबिलिटी में, सही बात है। तो अब मेन बात उसने खुद ही बोल दी बाद में, क्या कह दी, द मोर इंटेंसिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यही है, द मोर इंटेंसिव द राइवलरी इज, द लेस अट्रैक्टिव इज द इंडस्ट्री। जितनी ज्यादा राइवलरी कोई इंडस्ट्री में होगी उतनी कम वो इंडस्ट्री क्या होगी, अट्रैक्टिव, लेस अट्रैक्टिव, समझ में है? तो अट्रैक्टिव कौन सी होती है, जहां राइवलरी ना बहुत ज्यादा हो ना कम हो, वो वाली इंडस्ट्री अट्रैक्टिव, समझे भाई। थोड़ी बहुत तो कंपटीशन होना ही चाहिए ना, समझ गए सब लोग। द मोर इंटेंसिव द राइवलरी इज, द लेस अट्रैक्टिव विल बी द इंडस्ट्री, याद रखिएगा। अब हमारी वाली इंडस्ट्री है तो राइवलरी तो है, काफी है, क्योंकि कारण क्या है उसका, बिकॉज जो कस्टमर्स का सेगमेंट है वो बहुत छोटा है, कम होते जा रहा है, उल्टा और रिड्यूस होते जा रहा है। ऐसे ऐसे रिजल्ट निकालेगा आईसीआई तो यही होगा फिर, आईसीआई फाउंडेशन में 15% रिजल्ट दे रहा है, जो पढ़ने पढ़ने वाले बच्चे हैं वो नहीं हुए पास, तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ कस्टमर्स मतलब स्टूडेंट्स कम होंगे तो इफेक्ट तो आएगा ही ना सर। अरे बहुत सारे बच्चे हैं पढ़ने वाले, नहीं हुए पास। अब ऐसी थोड़ी तो सारी लीड है, हमने देखे क्या बात कर रहे हैं, कई ऐसे भी हैं जो भगवान की कृपा से पास हो गए, और कई ऐसे भी हैं जो डिजर्विंग थे लेकिन नहीं हुए, रह गए नंबर, लॉ में एक दो नंबर कम, उनकी मॉक टेस्ट सीरीज में ज्यादा आ रहे थे, रह गए कम, तो डिजर्विंग थे। बहुत सारे बच्चे हैं देवर डिजर्विंग पूरे। अच्छा, हमने देखा है कि पूरे 4-5 महीने उन्होंने मेहनत करी है, सारे सब्जेक्ट्स में देवर डूइंग गुड। अब पता नहीं आईसीआई में क्या हुआ भाई, थे ऐसे बहुत सारे बच्चे, तो अराउंड जाना चाहिए था थोड़ा ज्यादा रिजल्ट, 10 रिजल्ट, 8-9% तो और जाता ही, अच्छे अच्छे बच्चे थे जो मतलब जाने चाहिए थे, लेकिन रिजल्ट उसने टफ करना था, उसकी इच्छा होती है, उसने को टफ करना था, उसने टफ कर दिया 15% निकाल के, तो ये सब। सो वही है इससे, लेकिन क्या बढ़ेगी, राइवलरी, क्योंकि बच्चे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है। तो अब सोचो, जयपुर है तो इतना सही, इसमें तुम जयपुर के बच्चे हैं प्लस थोड़े बहुत बाहर के आ जाते हैं, अब बच्चे इतने ही, कंपटीशन कितना हो गया, अब 4-5 कंपनीज, तो सबको फिर बहुत ज्यादा राइवलरी हो जाती है। चलो, तो आप देख लो, ये वाली बात वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें कितनी बातें लिख के आओगे आप, जो बहुत जरूरी है, कम से कम 3 बातें मिनिमम चाहिए। पहला ये, दूसरा ये वाला फंक्शनल लेवल वाली बात मिस नहीं कर सकते आप, ये तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और एक ये 3 बातें तो मिनिमम चाहिए, और चौथी ये और लिख दो तो और भी बढ़िया हो, ठीक है। 1 2 3 ये वाली बात है। अच्छा, फिर अब ये चालू होगा नीचे टॉपिक, खत्म, समझ में आया। देखो ये, अब तो अभी आपको ऊपर बोला उसने कि जितना इंटेंसिव राइवलरी होगी, जितना ज्यादा इंटेंसिटी की राइवलरी होगी, उतना लेस अट्रैक्टिव वो इंडस्ट्री हो जाती है, ठीक है। ओ, तू कैसे बैठ गया, हाँ और क्या,
तू बैठ, वो इच्छा से खड़ा हुआ है अपनी, आगे उसको पता है तू तो बैठ ही गया, लेट आ रहा है, 15 से भी लेट, 8:15 के भी बाद। अच्छा तो बैठ जा, बैठ, 17 ही हुआ अभी तो, ठीक है ठीक। लेकिन ये याद रखो, ये सिर्फ उस वजह से क्योंकि मैसेज नहीं आया क्लास का, अज्यूमिंग किसी ने 8:15 किया हो, किसी ने 8 किया हो, इसलिए तो अलाउ कर दिया मैंने। चलो, हाँ भाई चलो ध्यान देना सब लोग। तो अब क्या हम पढ़ रहे हैं, ये जो टॉपिक है ना, ये समझो, द राइवलरी अमंग द, अब हम ये पढ़ रहे हैं कि राइवलरी कब ज्यादा होती है। अभी आपने ऊपर की लाइन में बोला ज्यादा राइवलरी होगी तो वो इंडस्ट्री क्या आपको क्या होगी, लेस अट्रैक्टिव, ठीक है। तो सर कब होती है राइवलरी ज्यादा, आपका सवाल यही होना चाहिए नेचुरल, तो सर कब राइवलरी ज्यादा होती है, तो ये केसेस पढ़ाऊंगा अभी आपको मैं, सुनना। राइवलरी अमंग द कॉम्पिटिटर्स टेंड्स टू बी कट थ्रोट, राइवलरी कट थ्रोट या ज्यादा कब होती है, ठीक है, कब होती है, नंबर 1 पॉइंट पहला, व्हेन द इंडस्ट्री हैज नो क्लियर लीडर, जब इंडस्ट्री में क्या ना हो, कोई क्लियर लीडर ना हो। आपने स्कूल में देखा होगा, वो मैडम सुसु करने जाती थी तो एक किसको खड़ा करके जाती थी, मॉनिटर्स को, क्लास मॉनिटर्स। अगर वो नहीं होंगे तो, अगर मान लो क्लास में मॉनिटर ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे सब, दमा चौकुड़ी लड़ाई दंगा। लेकिन अगर मॉनिटर खड़ा करके जाएगी तो फिर भी कंपेरेटिवली क्या होता है, थोड़ा कम। समझ गया ना कहने का मतलब, तो मॉनिटर क्या करता है, कंट्रोल करता है ना। तो वैसे ही इन दी एब्सेंस वो कंट्रोल करता है, वैसे ही जब इंडस्ट्री में कोई एक क्लियर लीडर होता है ना, तो वो इंडस्ट्री को क्या करता है, कंट्रोल करता है, नए नए चुन्नू मुन्नू को पैदा नहीं होने देता, ज्यादा लोगों को उछलने नहीं देता, थोड़ा औकात में रखता है। यही तो काम है लीडर का। अरे समझे या नहीं समझे, आज भाजपा है, भाजपा के अंदर क्या है, क्लियर लीडरशिप है, क्लियर लीडर है वहां पे, कौन है डिसीजन मेकिंग, बोलो कौन है भाई साहब, नरेंद्र मोदी है, अमित शाह ले रहे हैं डिसीजन, लेते हैं कैसे भी लेते हैं, डिसीजन ले रहे हैं ना, खुद ही लेते हैं, क्लियर लीडर। आज आपका कांग्रेस है, क्लियर लीडरशिप है ही नहीं, वो तो जो है उसको कोई मानता नहीं जो लीडर है उसको कोई मानता नहीं, बाकी सब अपने अपने लीडर बन रहे हैं, कभी कोई उछल के आ रहा है, कभी कोई उछल के आता है। समझ रहे हो ना कहने का मतलब, समझ रहे हो, यू गॉट मी। तो वैसा ही यहां पर है, तो जब इंडस्ट्री में कोई क्लियर लीडर नहीं होता ना सर, तो फिर हर कोई उछलता है, समझ रहे हो, तब राइवलरी क्या होती है, ज्यादा। तो इंडस्ट्री में जब क्लियर लीडर होगा तो राइवलरी क्या होगी, कम, कंट्रोल करेगा वो, समझ रहे हो, ये उछलने नहीं देगा ज्यादा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं, पहला एक एक, ये देखो ये डिटेल यहां पे है नीचे, ये डिटेल में, वो ऊपर सिर्फ नाम नाम लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट तो मैंने क्या बताया अभी आपको, व्हेन, फर्स्ट इज दिस, नंबर डाल देना, अ डोमिनेंट इंडस्ट्री लीडर कैन डिटर द प्राइस वॉर, जो प्राइस लीडर होगा, जो लीडर होगा वो क्या नहीं होने देगा, प्राइस वॉर नहीं होने देगा, औकात में रखेगा सबको, समझ में आई मेरी बात। एंड इट विल आउटकास्ट, ये लास्ट नहीं है भाई, आउटकास्ट है, आउटकास्ट मतलब फेंक देगा बाहर उड़ा के, किसको, स्मॉलर राइवल्स को, चुन्नू मुन्नू पैदा होंगे उनको पहले उड़ा देगा, समझ गए। क्योंकि उसके पास क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की सुपीरियोरिटी है, खूब पैसा है, बैकअप है, प्रिवेंटिंग कॉन्टेस्ट, वो लड़ाई होने ही नहीं देगा ज्यादा, समझ में आ गई मेरी बात। तो ऐसा कई जगह देखा जाता है, ठीक है, एज सीन इन इंडियाज एयर ट्रैवल इंडस्ट्री, ऐसा एग्जाम्पल दिया उसने। एयर ट्रैवल इंडस्ट्री में क्या है, कोई एक क्लियर लीडर है तो वो बाकियों को क्या रखता है, थोड़ा औकात में रखता है, ऐसा। चलो समझ में आया सभी को। सेकंड है नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। सो देखो बड़ा सिंपल है, जिस इंडस्ट्री में बहुत सारे होते हैं कॉम्पिटिटर्स, न्यूमरस, न्यूमरस मतलब खूब सारे, अब खूब सारे होंगे तो एक बात बताओ, अब खूब सारे होंगे तो मॉनिटर भी क्या ही कर लेगा, जस्ट इमेजिन, एक मॉनिटर भाई 50-60 बच्चों को कंट्रोल कर अब मान लो दो सेक्शंस मर्ज हो रखे हैं, अब दो सेक्शंस मर्ज कर दी मैडम ने, अगर तुम्हारी क्लास टीचर ने, और फिर वो एक मॉनिटर खड़ा कर दिया, तो एक मॉनिटर भी फिर ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि सर बच्चे कुछ ज्यादा ही हो गए ना, वही रीजन इधर है। तो अगर कॉम्पिटिटर्स कुछ ज्यादा ही हो जाते हैं, बहुत ज्यादा न्यूमरस हो जाते हैं, तो तब भी आपकी राइवलरी क्या होगी, फिर ज्यादा होगी, समझ में आई मेरी बात। सो एन इंडस्ट्री लीडर प्राइसिंग कंट्रोल वीकन्स, वीकन्स मतलब कमजोर हो जाता है, ठीक है। तो सर फिर वो भी ज्यादा नहीं कर पाएगा ना कंट्रोल। एन इंडस्ट्री लीडर्स प्राइसिंग कंट्रोल वीकन्स विद मोर राइवल्स,
अब ज्यादा राइवल्स होंगे तो क्या है, वो भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उसका भी कंट्रोल क्या हो जाएगा, थोड़ा कमजोर हो जाएगा, ग्रिप कमजोर हो जाएगी ना भाई। समझे, पांच छह फर्म्स है, 5-10 फर्म्स है तो कंट्रोल कर लेगा, समझ रहे हो ना मेरी बात। लेकिन उससे ज्यादा हो जाएगी तो कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ये है। तो देखो, हेलो सर, मैं दोनों पॉइंट्स। तीसरा, फिक्स्ड कॉस्ट। अब सुनो, तीसरा पॉइंट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट। सर, ऑर्गेनाइजेशंस विद हाई फिक्स्ड कॉस्ट often reduce the prices to utilize excess capacity, leading to lower industry profitability, as seen in sectors like airlines and telecommunication. एग्जाम्पल समझना, पहले समझो, टेलीकम्युनिकेशन में कितना पैसा लगा पड़ा है इनका, खूब खूब फिक्स्ड कॉस्ट लगती है इनकी, हाई फिक्स्ड कॉस्ट। एयरलाइंस को हाई फिक्स्ड कॉस्ट। सोचो कस्टमर नहीं भी आए एक भी, ऑफ सीजन चल रहा है, मान लो बारिश चल रही है खूब तेज, ऑफ सीजन चल रहा है, तो भी भाई फिक्स खर्चे तो खूब है ना इनके, तनख्वाहें बांटनी पड़ेगी लाखों लाखों, और खूब एयरप्लेन का उसको मेंटेनेंस का कितना बड़ा खर्चा है, अरे है ना। सो दे हैव ह्यूज स्टेक्स इन्वॉल्व इन द बिजनेस, खूब पैसा लगा पड़ा है इनका। तो जहां खूब लगा होता है ना सर, वहां पे वो क्या करते हैं फिर, दे गो टू एनी एक्सटेंट कि भाई काम चलता रहे, तो इसके लिए वो कितना भी प्राइसेस क्या कर देते हैं, लो कर देते हैं। भाई उनको तो यूटिलाइज करनी है अपनी कैपेसिटी। बोला भैया कुछ भी नहीं चाहिए तो कुछ तो आना सही है ना भाई, कुछ ना आने से कुछ कुछ भी आ जाना ठीक है। तो उसके लिए वो क्या कर देते हैं, दे रिड्यूस देयर प्राइसेस टू यूटिलाइज देयर एक्सेस कैपेसिटी, तो उसको वेस्ट नहीं जाने देते वो, समझ रहे हो मेरी बात। तो वो कोशिश करते हैं मतलब कुछ भी चल जाए, तो उसके लिए वो प्राइसेस को क्या कर देते हैं, बहुत कम कर देते हैं। लेकिन इससे क्या हो जाता है, इंडस्ट्री की, पूरी इंडस्ट्री की ही प्रॉफिटेबिलिटी की छोटी बड़ी हो जाती है, समझ गए मैं, छोटी बड़ी हो जाती है। तो फिर लग गया ना, लंका लग गई, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई ना, यही तो बात कह रहे हो। सो ऐसा एयरलाइंस टेलीकम्युनिकेशन में कई बार देखा जाता है। समझे एग्जाम्पल, ये वापस से दूं सर, कई बार क्या होता है, कुछ बिजनेसेस है जहां बहुत हाई फिक्स्ड कॉस्ट लगी हुई है, अब भाई पैसे तो लगे बड़े, महीने की फिक्स्ड खर्चे खूब है, चाहे कस्टमर आए ना आए, यहां तो लग जाएगी लंका। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनीज क्या करती है, क्योंकि खूब सारा पैसा लगा पड़ा है, फिक्स कॉस्ट बहुत हाई है, तो फिर क्या करते हैं वो, अब यूटिलाइज तो करना है तो उसके लिए प्राइस गिरा देते हैं, दे गो टू एनी एक्सटेंट उसको बेचने के लिए, तो प्राइस गिरा देते हैं, लेकिन उससे अल्टीमेटली क्या हो जाता है, इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट हो जाती है। समझ गया कहने का मतलब। तो जहां फिक्स कॉस्ट बहुत हाई है ना, इतना से समझ लो, लिख लो शॉर्ट में, मैंने अभी तक लिखाया नहीं तो बताया हूं कैसे लिखते हैं, ये सब कुछ शॉर्ट में लिख सकते हो आप। कैसे, फिक्स्ड कॉस्ट अगर बहुत हाई है तो सिंपल समझ जाओ कि राइवलरी क्या होगी, राइवलरी भी ज्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा। नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, अरे अगर कॉम्पिटिटर ज्यादा होंगे तो राइवलरी भी क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि वो मैनेज तो नहीं कर पाएगा ना सबको। और नंबर कॉम्पिटिटर्स कम होंगे तो राइवलरी भी क्या होगी, कंपेरेटिवली कम होगी। जब इंडस्ट्री में कोई लीडर नहीं है, नो लीडर, तो कोई लीडर नहीं है तो राइवलरी क्या होगी, ज्यादा होगी। और उल्टा कर लेना, समझ में आ गया। नेक्स्ट, एग्जिट बैरियर्स। अब सुनना, एग्जिट बैरियर्स। हेलो हेलो, नहीं आ रही क्या आवाज, माइक में नहीं आ रही, माइक में कहां आ रही है, हेलो हेलो हेलो, नहीं आ रही, हेलो 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 हेलो, नहीं आ रही माइक में, हेलो 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 हेलो, हेलो 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 हेलो, इसका सेल खत्म हो गया होगा, हेलो हेलो हेलो